नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, मार्केट में इस समय धूम मची हुई है। काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें पिछले वीक में देखने के लिए मिली। उससे पिछले वीक में हमने देखा कि मार्केट में आरबीआई पॉलिसी से पहले की जो बज़ थी वो सारी क्रिएट हुई। एक बार जीडीपी डेटा की बज़ हुई। तो ये सारा कुल मिलाकर मार्केट में इंडियन फैक्टर्स ही काफ़ी इस समय मार्केट को वॉलेटाइल कर रहे हैं। ऊपर से ग्लोबल फ्रंट पर भी काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप एज यूजुअल काफ़ी कुछ हार्ड लाइन्स मारते रहते हैं इधर, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर होता है और उससे हमारे मार्केट भी प्रभावित होते हैं। लेकिन अब चूंकि हम 25,000 पर आ गए हैं निफ्टी वाइज, तो अब यहाँ से आगे की जर्नी क्या होगी? हमें नीचे जाना है या यहाँ से और ऊपर जाना है? तो ये सारी बातें होंगी। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े। हमारे साथ जुड़े मिस्टर सचिन शाह, ईडी एंड फंड मैनेजर फ्रॉम एमके। सचिन सर, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Hi, thank you so much for having me on the show. Always a माय pleasure. प्लेजर सर, माय प्लेजर। सचिन सर, इस समय 25,000 की निफ्टी आ चुकी है और काफ़ी महीनों का इंतज़ार करना पड़ा इस बार। और इंतज़ार भी ऐसा कि बिना किसी बड़े फैक्टर के, बिना किसी बड़ी न्यूज़ के, नेगेटिव न्यूज़ के, सितंबर से जो मार्च तक का पीरियड देखा हमने, बड़ा ख़राब था। चलिए, अप्रैल में तो हमें पता था कि सर उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का पूरा बवाल मचा दिया और उसके बाद हम गिरे भी, फिर रिकवर भी हो गए। सर, अब रिकवरी यहाँ से आगे जारी रहेगी? हम नए हाइस की तरफ सोचें या अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है हमें? विवेक, सो मुझे मुझे ये लगता है कि वी आर गेटिंग इनटू अ कंप्लीटली न्यू ट्रेजेक्टरी नाउ। क्योंकि जैसे आपने बताया कि लास्ट 6 से 8 महीने में हमने एक अच्छा सा करेक्शन देखा मार्केट में, प्राइस करेक्शन देखा जो अभी ऑलमोस्ट 90-95% रिकवर हो चुका है। सेकेंड, हमने टाइम करेक्शन भी देखा करीब करीब 8 महीने का। सितंबर 28-29 को शायद ये पीक हुआ था मार्केट। आज आप पकड़ लीजिए 6 जून हो गया, तो लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं। तो एक अच्छा टाइम करेक्शन भी हो गया। प्लस इसमें क्या हुआ कि ये दौरान में काफी फ्रेंजी हुई थी, पर्टिकुलरली जो मिड कैप स्मॉल कैप में, वो बहुत सारा फ्रॉथ जो है काफी फिजल आउट हो चुका है। दैट्स अनदर थिंग। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सोचते हैं तो फंडामेंटली क्या हो रहा है कि 6 से 7 महीने पहले इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन होनी शुरू हो चुकी थी। और ये स्लो डाउन जो हुई थी, वो दैट वाज वन ऑफ द बिग रीजंस वाज लिक्विडिटी सिस्टम में काफी नेगेटिव हो गई थी, काफी ड्राई हो गई थी। अभी हमने लास्ट 3 से 4 महीने में, या लास्ट 6, आई वुड से लास्ट 3 to 4 मंथ्स में हमने देखा है कि आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने काफी स्टेप्स लिए हैं ये लिक्विडिटी को पूरा ईज करने की। और उनको बहुत सारी मैक्रो फैक्टर्स भी फेवरेबल हुई है। तो अगर हम देखते हैं तो जैसे कि ग्लोबली अगर हम देखते हैं, तो एक तो आप देखिए कि अपने जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, 10 ईयर यूएस ट्रेजरी यील्ड और 10 ईयर इंडिया जीसेट, जो दोनों गवर्नमेंट के 10 साल के बॉन्ड है, वो दोनों जो डिफरेंस जो होता था ऑलमोस्ट 4.5 to 5% का होता था। 4.5 से 5% का डिफरेंस होता था, 5, 6, 7, 10 साल, 15 साल से। ये लास्ट 2 साल में ये डिफरेंस लेस देन 2% हो गया है। इनफैक्ट अभी तो 1.7% चल रहा है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। इससे क्या होता है कि हमारी करेंसी बहुत स्टेबल हो जाती है। हमारी करेंसी 2014 के पहले एवरी ईयर 5 से 6% एनुअली डेप्रिशिएट होती थी। रूपी यूज्ड टू ऑलवेज डेप्रिशिएट अगेंस्ट यूएस डॉलर एनुअली बाय ऑलमोस्ट 5 to 6%। ये लास्ट 2-3 साल, लास्ट 2014 से 24 में, अभी ये सिर्फ 3 से 3.5% हो रही है। और इनफैक्ट लास्ट 2 साल से तो इस 3% से कम भी हो रही है, अबाउट 1.9 to 2.5% की करीब हो रही है। सेकंड, एक बहुत बड़ा अच्छा मैक्रो इंडिया के लिए हुआ है कि ऑयल प्राइसेस बहुत ही स्टेबल हो गए। इनफैक्ट अभी तो 64-65 डॉलर्स है। तो $80 जो अपना एक इंडिया का थंब रूल हम लोग सोचते हैं, जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो आज वहां से 20% नीचे है। तो ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। बाकी अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स जब हम लोग देखते हैं, तो अगर आप देखें तो हमारा फूड इन्फ्लेशन बहुत कंट्रोल में है। हमारे इस बार की मॉनसून बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है। तो ये सब देखते आज आरबीआई ने जो स्टेप लिया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ 50 बिप्स कट प्लस सीआरआर में इतना सारा लिक्विडिटी हमको रिलीज कर दिया है, तो उनको ये यहाँ से कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि इकोनॉमी अभी बहुत ही स्टेबल हो गई और अभी यहाँ से इसको ग्रोथ करना है। तो लास्ट 6 से 8 महीने में आरबीआई ने ऑलरेडी 1% से इंटरेस्ट रेट कट कर दिया। ये बहुत ही बड़ी पॉजिटिव है। तो मुझे ये लगता है कि अभी यहाँ से ग्रोथ आनी
बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो लास्ट 6 से 8 महीने में जो ग्रोथ अपनी स्लो हो गई थी वो यहाँ से वापस एक्सेलरेट हो जाएगी। तो मुझे मुझे नहीं लगता कि ये कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की कोई जल्दी होनी चाहिए। यहाँ से आपको आपकी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा सोचना चाहिए। जी सर, आरबीआई ने जितना एग्रेसिव रेट कट लिया, मतलब स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 25 बेसिस पॉइंट रेट कट, तो आराम से सभी कर रहे थे, लेकिन 50 आ जाएगा ये शायद बहुत कम लोग सोच रहे थे। और उसके ऊपर सीआरआर रेट कट आ जाएगा 100 बिप्स का। ये ज़रूरत थी या आरबीआई कोई गिफ्ट देना चाहता था कि चलो ठीक है पूरा सेंटीमेंट बूस्ट कर कर रखे, या ये किसी आने वाले संभावित डर का इंडिकेशन है? जैसा हमने देखा था कि चाइना ने, चूंकि उनको शायद पहले ही उन्होंने भांप लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करना शुरू कर दिया था। और जब उनको पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और टैरिफ का उनका पुराना वॉर चल रहा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ पिछले रिजीम 1 में भी, तो उसके बाद इन्होंने इस बार पहले ही मॉनेटरी ईजिंग कर ली ताकि उनकी इकोनॉमी इतनी खराब ना हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा डर है? नहीं, इनफैक्ट विवेक, मैं आई वुड से द अदर वे राउंड। क्योंकि आरबीआई को कॉन्फिडेंस है कि इकोनॉमी अभी बहुत स्टेबल है। जैसे मैंने बताया कि ऑयल प्राइसेस है, करेंसी है, आपका फूड इन्फ्लेशन है, ये सारे जो फैक्टर्स है ये बहुत ही स्टेबल हो चुके हैं, ताकि आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल में रहेगा। बिकॉज आरबीआई की दो बड़े पैरामीटर्स उनको मैनेज करने हैं। एक होता है इन्फ्लेशन और दूसरा होता है ग्रोथ। जैसे ही उनको इन्फ्लेशन पे अभी कॉन्फिडेंस आ गया, दे आर हेल्पिंग द इकोनॉमी टू ग्रो फास्टर, विच इज व्हाट ऑब्वियसली ओवरऑल एवरी इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू डू। तो वो हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है कि आरबीआई एक्चुअली बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी है, इसलिए उन्होंने ये आई वुड से दे हैव प्रीपोन्ड द मेजर्स। उन्होंने थोड़ा पहले ही कर दिया जो वो सोच रहे थे नेक्स्ट 6 महीने में करेंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अभी काफी अच्छा हो चुका है। क्योंकि आपने देखा ऑयल प्राइस $65 है, बिल्कुल। आपका फूड इन्फ्लेशन बहुत ही कंट्रोल में आ चुका है, आपकी मॉनसून एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छी है। तो वो हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आरबीआई इज एक्चुअली सेइंग दैट वी आर कॉन्फिडेंट टू ग्रो फ्रॉम हियर। So I think that's the way to look at it. That RBI themselves are very confident. आपने बजट में भी देखा कि जो हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको टैक्सेशन में अच्छी रिलीफ दी है, तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि आरबीआई को एक्चुअली कॉन्फिडेंस है कि अभी यहाँ से इकोनॉमी में कुछ भी कैटास्ट्रॉफी होने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए दे आर बिकमिंग अ लिटिल मोर लीनियंट सो दैट पीपल कैन एक्चुअली बी कॉन्फिडेंट एंड टेक स्टेप्स टू मेक देयर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। तो सर, आरबीआई बुलिश है, भारत सरकार बुलिश है, और आप भी बुलिश हैं, तो आप तो मार्केट एक्सपर्ट हैं। तो सर अब बताइए कि निफ्टी फिर कहाँ जाने की तैयारी करें? मतलब हम मार्केट में कितने % रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं फ्रॉम नाउ इन 2025? सी, एक साल का हमेशा बोलना एक थोड़ा सा चैलेंज रहता है। बट अगर आप 3 से 4 साल की सोचते हैं, तो अगर आप देखें तो जनरली स्पीकिंग निफ्टी लेवल पे, राइट, एक थंब रूल है कि इक्विटी एज एन असेट क्लास जो है, हमेशा आपको जो आपकी रिस्क फ्री रेट है, और यहाँ पे अगर आप रिस्क फ्री रेट चाहिए तो आप बैंक की एफडी रेट सोच सकते हैं। तो वहां से करीब करीब 1.5 to 2.5 टाइम्स का एक थंब रूल आपको रिटर्न देता ही है निफ्टी लेवल पे। आप कोई भी दूसरे मार्केट में जाएंगे, जैसे यूएस में जाएंगे, तो वहां पे आप S&P 500 और वहां का जो रिस्क फ्री रेट है वो देख सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में अगर आज की तारीख में सोचते हैं कि अपना रिस्क फ्री रेट अभी 6.5 और 7% की करीब है, जो अपने बैंक एफडी रेट्स है, सो इट इज यू कैन इजीली अज्यूम दैट यहां से 11 से 14% के बीच में आपको निफ्टी का रिटर्न मिलेगा नेक्स्ट 2 3 4 साल की कंपाउंडेड के हिसाब से। दैट इज अ वेरी बेसिक थंब रूल दैट वन शुड एक्सपेक्ट। प्लस आपका अर्निंग्स ग्रोथ भी यहां से अभी थोड़ा एक्सेलरेट होगा, तो यू विल गेट दैट एडिशनल किकर ऑफ अनदर मे बी 100 to 200 pips, 1 to 2% एक्स्ट्रा ओवर दैट, दैट्स अ गुड पॉसिबिलिटी। ठीक है सर, आरबीआई रेट कट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो इंटरेस्ट सेंसिटिव काउंटर्स लाइक एनबीएफसीज को देखें। अगर मैं बैंक वर्सेस एनबीएफसीज में देखूं तो कहाँ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? और कंसीडरिंग द वैल्यूएशन और काइंड ऑफ जंप वी हैव सीन इन द रियल्टी काउंटर्स की, जो पिछले कुछ समय में हमने देखा आफ्टर कोविड स्पेशली,
तो आपको लगता है कि कोविड वर्सेस ऑटो या दूसरे इंटरेस्ट सेंसिटिव अगर सेक्टर में जाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? सी, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा, वेदर इट इज ऑटोज, वेदर इट इज हाउसिंग कंपनीज, आई मीन रियलिटी कंपनीज, एनी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो भी होता है, या इवन इन सम ऑफ द हाई एंड कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, सबको काफी अच्छा इसका बेनिफिट होना ही होना है, बट नॉट इमीडिएटली ओवर 6 to 9 months, क्योंकि आपको ये भी समझना है कि जो टैक्सेशन के भी बेनिफिट्स है वो नेक्स्ट 6 to 9 months में आपको दिखेगी। दैट्स वन। सेकेंड, आपने जो बोला फाइनेंशियल सर्विसेज में, सो एनबीएफसी वर्सेस बैंकिंग, मेरे हिसाब से ये सोचना कि एनबीएफसी को प्रॉफिट ज्यादा होगा और बैंकिंग को नहीं होगा, ये शायद गलत होगा। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म अप्रोच होता है। अगर आप सोचिए कि नेक्स्ट 3 महीना 6 महीना, हाँ थोड़ा सा हिट बैंकिंग को आ सकता है, क्योंकि वहां पे उनकी लीड लैग इफेक्ट होती है इन टर्म्स ऑफ द रीप्राइसिंग ऑफ द असेट्स वर्सेस द लायबिलिटीज, वो ठीक है। बट ओवरऑल आप अगर 2-3 साल का सोचते हैं तो एक बात ये समझिए कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आरबीआई इतना और गवर्नमेंट इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है, क्रेडिट ग्रोथ पिकअप भी बहुत बढ़िया होने है। तो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स जो हम लोग सोच रहे हैं वो शायद यहाँ से अच्छी तरह से पिकअप हो जाएगा नेक्स्ट 6 से 18 महीने में। So again, banking as a sector will benefit big time because of the higher credit growth coming in. That's point number one. Point number two, हमने हमेशा ये देखा है कि as the lower credit interest rate comes up, the consumer also comes and starts borrowing more. तो जो personal, जो retail credit भी जो हम लोग बोलते हैं कि corporate credit और retail credit, दोनों में आपको अच्छी तरह से यहाँ पे पिकअप मिलने वाली है। ऑल्सो आपके एनपीएस कम हो जाते हैं, बिकॉज लोअर इंटरेस्ट रेट में इट इज इजी टू सर्विस द डेट, वहां पे आपके एनपीएस भी कम होते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी क्वालिटी बैंक्स है या क्वालिटी एनबीएफसी है, सबको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है ओवर द नेक्स्ट 6 to 18 months बिकॉज ऑफ दिस साइकिल दैट वी आर एंटरिंग। बिल्कुल सर, एक चीज़ और, जो छोटे निवेशक और जो एक रिटेल इन्वेस्टर है उसने बड़ा पेन झेला पिछले 7-8 महीने में, और अभी तक बहुत सारे लोगों की शिकायत ये है कि निफ्टी 25,000 आ गई, हम क्या करें, हमारे शेयर तो अभी तक उठे नहीं हैं। अब उनके शेयर ऑफ कोर्स थोड़े मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी के होते हैं। बहुत सारे लोगों को राहत मिली कि जिन्होंने डिफेंस और रेलवे शेयर्स में पैसा लगाया था, उनकी मार्च तक तो बिल्कुल हालत बहुत ख़राब थी, 40% उन्होंने लूज़ कर दिया था। हालांकि अब अप्रैल के ऑनवर्ड्स हमने देखा कि एक रिकवरी आई और भारत पाक टेंशन ने उल्टा इन दोनों सेगमेंट को थोड़ा सा जीवित कर दिया। रेलवे अपनी रीज़न से चला, लेकिन डिफेंस ज़्यादा चल गया। अब क्या लग रहा है सर, डिफेंस, रेलवे एंड दूसरे मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स, क्या इनमें मूव बनेगा या अभी नहीं बनेगा? विवेक, अगर आप देखें तो मई महीने में स्मॉल कैप इंडेक्स ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे 10% प्लस है, मिड कैप इंडेक्स भी 6 to 7% प्लस है। तो एक अच्छा ब्रॉड बेस्ड रैली शुरू तो हो चुकी है, आई वुड से। बट हमेशा हमने देखा है, जैसे मैंने बताया कि सितंबर 2024 में, सितंबर टू दिसंबर 24 में एक फ्रेंजी हो चुकी है, पर्टिकुलर मिड कैप स्मॉल कैप में। और वो जब वो फ्रेंजी होती है तो इन्वेस्टर्स आल्सो टेंड टू बी अ लिटिल रेकलेस इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टिंग, और वो एक फैशन होता है वहां वो टाइम पे, या कुछ एक ट्रेंड होता है या एक फैड होता है, और एवरी 6 महीना 12 महीने 2 साल में वो पूरा चेंज हो जाता है। सो दैट इज वेयर इट इज लिटिल रिस्की व्हेन इन्वेस्टर्स आर मेकिंग दोस काइंड ऑफ बेट्स, बिकॉज देन दे नीड टू बी वेरी अजाइल इन टर्म्स ऑफ इवन एग्जिटिंग सम ऑफ दोस stocks, because as and when that fashion is out of trend, then it's very difficult to get back those prices. But I would say as long as you believe that आपकी कंपनीज में फंडामेंटली स्ट्रांग है, वहां पे ग्रोथ आ रही है, क्वालिटी ग्रोथ आ रही है, शायद आपके रिटर्न्स वापस वहीं पे वापस आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो एक बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट था या जो डर थी वो तो अब निकल चुकी है। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप देखते हैं तो जो एक एफआईआई का फ्लोज भी जो था वो शायद आपने देखा होगा अक्टूबर से मार्च तक काफी नेगेटिव था। जो लास्ट अप्रैल, मतलब ये जो अप्रैल 2025 और मई, लास्ट 2 महीने में एक पॉजिटिव कन्वर्ट हो चुका है। तो एफआईआई से भी अभी सेलिंग नहीं आ रही है, और अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो तो कंटिन्यूसली बहुत ही बढ़िया रेंज पे बाइंग चालू है उनकी। सो मुझे लगता है कि as long as one knows that where businesses are strong, fundamentally right, good quality management,
then you should be little patient and you should be able to get your prices. ठीक है सर, इस समय मार्केट के कोई मैं क्योंकि पॉजिटिव्स तो आपने काफ़ी सारे बताए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक दो रिस्क जो कि आपको लगता है कि स्ट्रीट अभी नज़रअंदाज कर रहा है, ये कभी भी बड़े बन सकते हैं, वो क्या होंगे? नहीं, मुझे क्या लगता है कि इसमें एक ही रिस्क होता है कि जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी भी फ्रेंजी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट नो क्या होगा, पर सपोज जैसे मैंने बताया कि मई मंथ में अगर 10% स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ी, कुछ कारण से जून मंथ में भी अगर वो स्मॉल कैप इंडेक्स वापस 10% बढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंजी बिल्ड हो जाती है। वो एक इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दे शुड नॉट गेट कॉट on that in that frenzy. They have to be little more because sometimes it's very tempting to get into the market when it is just running up like that. That is when you have to be little more cautious. तो एक रिस्क है कि मार्केट जब फ्रेंजी में होती है तभी रिटेल इन्वेस्टर्स वहां पे जाके थोड़ा सा they get stuck over there. That's one. I think other than that, if you say, I mean, there can be many risks, but geopolitical challenges तो अभी भी है। जैसे हमने देखा कि अभी यूक्रेन ने काफी बड़ा धमाका किया रशिया के ऊपर, उनके न्यूक्लियर वेपन्स या जो भी उनके एयरबेस है वहां पर। अगर रशिया कुछ इसको जोर से एस्केलेट करता है तो शायद वो और बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज हो सकता है, और उसके कारण अगर ऑयल प्राइसेस वापस $80 हो जाए, तो ये सब थोड़ा सा हमें विजिल रहना, वी विल हैव टू बी लिटिल मोर विजिलेंट ऑन दिस। अदर देन दैट आई एम नॉट ओवरली वरीड ऑन मोस्ट ऑफ दिस। तो मार्केट में डर नहीं है सर, अगर मैं बोलूं कि यहाँ से डर नहीं है। आपने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी वाला सेक्टर बताया, उसमें बहुत सारे ऑफ कोर्स जो सेक्टर होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक ऑटो, हाउसिंग। लेकिन अगर कोई इन पर्टिकुलर आपको लगता है कि पॉकेट जो कि मैं बोलूं कि स्टोरी बन रही है, जहाँ पर जिसको कहते हैं, जैसे एक बना था जब शुगर की स्टोरी बन रही थी तो शुगर में इथेनॉल की स्टोरी बनी, जैसे ग्रीन एनर्जी की एक स्टोरी बनी। अभी कोई ऐसी स्टोरी बताइए सर जो कि बन रही है मार्केट में और अभी वो रॉ स्टेज में है, वो या हाफ कुक्ड है, जब कुक्ड होगी तो बहुत अच्छा रिटर्न देगी। आई वुडंट से हाफ कुक्ड है, पर हमें लगता है जो पावर सेक्टर में जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और पर्टिकुलरली जो हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, नॉट ओनली ऑन द जनरेशन ऑफ द पावर बट ऑल्सो ऑन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो एक सेक्टर है, ये यहाँ पे एक बड़ा सेक्युलर ट्रेंड होने की अच्छी प्रोबेबिलिटी है ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years, हमें ऐसा। ठीक है, तो पावर सेक्टर में रिन्यूएबल साइड अभी भी मतलब वही हो गया सर, वो जो ग्रीन एनर्जी वाली साइड जिसको हम बोल सकते हैं कि वो अभी भी ग्रीन ही रहने वाली है, राइट? दैट्स इट। अच्छा, एंड सर लास्ट क्वेश्चन, ये जो पीएसयू शेयर्स हैं, पीएसयूज में ऑफ कोर्स रेलवे भी आ जाता है, कुछ कुछ डिफेंस की बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, बैंक्स आ जाते हैं, पीएसयू बैंक्स, इन पर आपका आउटलुक सर क्या है? See, मुझे the way we are approaching this, that you should not think it's a PSU, वो सबको एक क्लासिफाई नहीं करना चाहिए। आपको हर एक बिजनेस को इंडिविजुअली उसके मेरिट्स के हिसाब से आपको इवैल्यूएट करना चाहिए। वो मैनेजमेंट just because it is an ownership of PSU doesn't mean anything. I think the way to look at it is वो बिजनेस ने उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी क्रिएट की है, वो बिजनेस की कितनी स्ट्रॉन्ग उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बिजनेस की क्या आगे जाके ग्रोथ रहने वाली है, क्या उनका विजन है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग बिगर मोड्स फॉर देयर ओन बिजनेस। अगर वो हिसाब से आप हर एक बिजनेस को इवैल्यूएट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे स्टॉक्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पीएसयूज को पीएसयू ना समझ के पहले बिजनेस पढ़ें और फिर बिजनेस को पढ़ के फिर देखें कि उसमें क्या यूनिकनेस है और उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे जुड़ के बहुत मज़ा आया, बहुत बातें सीखने को मिली, पता चली, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनको अपडेट करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। तो ये थे सचिन सर जिन्होंने कि बताया कि मार्केट में डर खत्म हो गया है और अब जीत की ही तैयारी है, और जीत ऐसी जिसमें कि हमें 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, अगले 3-4 साल के लिए काफ़ी कुछ आश्वस्त रहना है कि एक अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, क्योंकि फंडामेंटली
हम बहुत अच्छे पॉइंट पर खड़े हैं। आरबीआई रेट कट कर चुका है, ग्रोथ हमारी ज़बरदस्त आ रही है, जियोपॉलिटिकल ठीक है वो थोड़ा बहुत चलता रहता है, क्रूड ऑयल नीचे है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, तो और इससे अच्छी पॉइंट क्या मिलेगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप में उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सतर्क रहना चाहिए अगर एक्सेप्शनल मूव आते हैं तो, अदरवाइज अभी एक अच्छी ग्रोथ और रिटर्न मिलेगा मार्केट में। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।